सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए आज़ादी से पहले बापू ने पंचायती राज संस्थानों को लोकतंत्र का पहला सेवा केंद्र बनाने के उद्देश्य से जो आज़ाद भारत के विकास की परिकल्पना की थी, आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज ग्रामीण भारत हाशिए पर है। सरकार की योजनाएं बनती है जिन गरीबों के लिए, जिन ज़रूरतमंदों के लिए, उन तक वह योजना पहुंच नहीं पाती। यह बात देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कभी कहा करते थे कि दिल्ली से चला हुआ देश विकास का पैसा गांव के पंचायत तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार की नीति तो बनती है उन ज़रूरतमंदों के लिए, लेकिन आखिर वो कौन सा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म की वजह से वो जनता तक सर्विस डिलीवरी नहीं हो पाता। हमारी यात्रा ग्राम स्वराज पहुंची है समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज हजपुरबा, क्षेत्र संख्या 3, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता है जितेंद्र प्रसाद जी की बात करूं तो जितेंद्र प्रसाद जी पिछले 22 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में काम कर रहे हैं। कम्फर्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन्होंने पशुपालकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन किया है और पशुपालकों के लिए पशुपालन व्यवसाय को फायदेमंद बनाया है और कई युवाओं को रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम के तहत जोड़कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। जितेंद्र प्रसाद जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बोले धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि राजनीति में क्यों आए? आप सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में तो थे ही, लोगों का जन सेवा कर ही रहे थे। ऐसा क्या लगा कि अब राजनीति में आकर ही जनता का सेवा किया जा सकता है, इसलिए हमें कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ना होगा? जी, राजनीति में आने का एक मकसद है जो अभी तक जो बाकी इतने वर्षों से आज़ादी के 75-80 वर्ष लगभग हो चुके 75 वर्ष हो चुके हैं, और इस 75 वर्ष में जितने भी पंचायती स्तर पर जो भी योजना आया खासकर जनता के लिए, उस योजना को वर्तमान जो लगातार जो प्रतिनिधि रहे हैं, वर्तमान में भी हैं और उससे पूर्व के भी प्रतिनिधि जो थे, सभी लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है। लोगों से खास करके कमीशन खोरी, जो गांधी जी का सपना नहीं था ये कमीशन खोरी, ये तो डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ स्कीम था। जो केंद्र से अगर चले स्कीम तो वह जनता को पूरा का पूरा लाभ पहुंचावे, लेकिन ऐसा हमने देखा नहीं। अब हम लोग 18-20 वर्षों से जुड़े हुए कार्य से जुड़े हुए हैं, खास करके दुग्ध व्यवसाय, पशुपालक के सेवा में लगे हुए हैं और सुधा डेयरी से जुड़े हुए हैं बतौर सेक्रेटरी अपने सोसाइटी के। इससे पूर्व एआई वर्कर समिति के पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता काम किए, और हमने देखा घर घर जाने के बाद हमको महसूस हुआ जो ऐसे लोग राजनीति में आ गए हैं जिनका बैकग्राउंड ही भ्रष्टाचार रहा है, वो दादागिरी दबंगगिरी उनका मुख्य व्यवसाय रहा है। तो ऐसे लोगों को अलग करने के लिए राजनीति में आना आवश्यक महसूस हुआ। जो हम अगर आते हैं तो जनता को शायद हमसे कुछ सेवा और ज़्यादा मिले। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल, गली नली और कई तरह के विकास की रूपरेखा को लेकर बहुत हर्षोल्लास के साथ 2016 में ये योजना शुरू हुई थी, लेकिन एक कार्यकाल होने के बाद भी आज जल नल और कई ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग खराब स्थिति में है। ऐसे में आप अपने नेतृत्व में उस 7 निश्चय योजना को कैसे प्राथमिकता के आधार पर उन जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे जिनके लिए वो पानी इतना ज़रूरी है कि वो गंदा पानी पीते हैं और उस गंदा पानी पीने की वजह से उन्हें तरह तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं? जी, इसके लिए जो हम अगर आते हैं, जीत के आते हैं, हमारी पत्नी यहाँ की मुखिया प्रत्याशी है हमारे पंचायत से, क्योंकि यह क्षेत्र जो है सो सामान्य महिला उम्मीदवार के लिए है, तो हम तो उनके पति हैं उम्मीदवार के। खास प्राथमिकता रहेगा ये प्राथमिकता रहेगा। जो अभी हमने देखा जो जल नल का स्कीम हमारे यहाँ लगा भी, लेकिन कहीं कहीं जल चल भी रहा है और कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ नल लगा
लेकिन जल वहाँ तक पहुँचा नहीं। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके यहाँ तक नल भी नहीं पहुँचा है, जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं। इसके बगल में ही एक ऐसा परिवार है जिसको वर्तमान प्रतिनिधि किस वार्ड में रखे हुए हैं, इसकी भी जवाब इसको वह आदमी पूछ रहा है कि हम किस वार्ड में हैं, इसका भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनसे उनका निजी ईर्ष्या है, लगातार ईर्ष्या। तो हम ईर्ष्या द्वेष को हटा करके, और जो भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ इलेक्ट होके आते हैं, अगर हमारी पत्नी मुखिया होती है तो सभी को विश्वास में लेकर के, अगर कुछ उसमें दूसरे स्वभाव के भी लोग होंगे तो सभी लोग तो गलत होंगे नहीं, बहुमत होगा हमारा अच्छे विचार वाले लोगों का, और उनको लेकर के कब भ्रष्टाचार मुक्त हम चाहते हैं, बीच की कमीशन खोरी को खत्म करके, और तब बाकी लोग जो भी जनता है उसको 7 निश्चय योजना को प्राथमिकता के आधार पर आप इसे लागू करना चाहते हैं। मनरेगा योजना नरेगा रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उन गरीब युवाओं और महिलाओं के लिए था जो किसी कारणवश रोजगार सृजन के अवसर से पलायन को मजबूर होते हैं। बिहार में वैसे भी पलायन की दर 40% से ऊपर है। इस वजह से इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। नरेगा और मनरेगा में लोगों के कोरोना के बाद वापसी आने के बाद कैसे उन लोगों को नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे, कैसे उन्हें मुख्य धारा में लाया जाएगा? जी, अभी हमारे पंचायत में लगभग 5900 जॉब कार्ड है, और सभी जॉब कार्ड का सिर्फ उपयोग हमारे प्रतिनिधि काम तो ट्रैक्टर से करवाते हैं, मिट्टी का काम हुआ तो ट्रैक्टर से, या खुदाई का काम हुआ तो जेसीबी से खुदाई का काम होता है। मजदूर से काम लिया नहीं जाता, और उनको बाय फोर्स, क्योंकि दबंग हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, बाय फोर्स उनसे उनके खाता पर पैसा भेज करके उनसे अंगूठा लगवा कर घर पर ही उनसे पैसा वसूल लिया जाता है। अगर उनके खाते पर 2200 रुपया गया तो 200 रुपया तुम रखो और हमको 2000 रुपया दे दो। नहीं अगर देगा तो उसके साथ क्या होगा, यह हमारे यहाँ सोचना भी बहुत मुश्किल है। हम लोग बोल भी नहीं सकता है, अगर बोले तो उसके साथ क्या हो जाएगा यह कहना बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो हम जॉब कार्ड वैसे लोगों को देंगे जिसको काम की ज़रूरत है, जो उसके असली हकदार हैं, और उनके काम के एवज में पैसा दिया जाएगा, ना कि उसे कमीशन खोरी निकालवाने के लिए। ऐसे लोगों को जॉब कार्ड दिया गया है जो अपने सर पर टोकरी तो सटा ही नहीं सकते हैं, हाथ में मिट्टी नहीं लगा सकते हैं। ऐसे लोगों को जॉब कार्ड दिया गया है। और जो लोग बाहर से आए, जिनको पैसा मिला, कोरोना काल में भी पैसा मिला था जिनको खाने के लिए, वह पैसा भी उनसे वसूली कर लिया गया कि यह पैसा वह नहीं है, हम काम करवाएं उसका पैसा है, इसमें 200 रखो, बाकी हमको तुम दे दो। तो हम वैसे लोगों को जॉब कार्ड देना चाहेंगे जिनको उसकी ज़रूरत है। आधी आबादी महिलाओं की है। महात्मा गांधी का सपना था कि ग्रामीण भारत का विकास महिलाओं के विकास के बिना नहीं हो सकता। महिलाएं जब आत्मनिर्भर होंगी, घरेलू उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग की स्थापना की जाएगी, तब जाकर महिलाओं का विकास होगा। तो आप अपने नेतृत्व में कैसे उन महिलाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ेंगे, कैसे उनके लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की व्यवस्था की जाएगी? जी, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले एक छोटा सा बात हम रखना चाहेंगे इसमें। जो हमारे यहाँ एक समूह चलता है जीविका का, उसके माध्यम से हमारे इस कोरोना काल में पता चला, जैसा हमको जानकारी मिला घूमने के बाद, जो मास्क लेना था जीविका ग्रुप से, तो ये जीविका वाली ग्रुप जो गए वहाँ मुखिया जी के पास, तो वो कहे कि हम जीविका को नहीं पहचानते हैं। तो जो जीविका ग्रुप है ये खास करके गरीबों के उत्थान के लिए बनाया गया है, और उससे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का काम जो है सो लगभग कहीं कहीं चलता भी है, और उसमें प्रतिनिधि का सपोर्ट नहीं होने की वजह से सही से कार्य धरातल पर उतर नहीं पा रहा है। तो हम सबसे पहले इस जीविका को जिंदा करना चाहते हैं, और इसके बाद सरकार के द्वारा जो भी लोन स्कीम है वो लोगों को के पास पहुँचे, उसको हम एक्टिवेट करें, उसको प्रोत्साहित करें। उसका जो माल है, अगर कुछ बनाता है हमारे जीविका का ग्रुप है या जो भी लघु उद्योग चलाते हैं, तो जब पंचायत के प्रतिनिधि की जवाबदेही होना चाहिए कि उसका मार्केटिंग कैसे होगा, उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम हम करने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे।
आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी के शिकार हैं। ऐसे में उन युवाओं को कैसे मुख्य धारा में लाया जाएगा? उनके पास काम नहीं है, वो बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन में हैं, इस वजह से वो नशा करते हैं। कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा? कैसे उनके लिए छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बनवाकर बैंकों से ऋण शिविर के माध्यम से उन्हें ऋण दिलवाया जाएगा? चाहे वो मुद्रा योजना हो या स्टेट गवर्नमेंट के भी युवाओं के लिए कई सारे स्कीम हैं। जी, मुद्रा योजना और भी बहुत सारा स्कीम है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो खास करके हमारे यहाँ जो बच्चे, आज कुछ पढ़े लिखे बच्चे भी हमारे यहाँ हैं और पढ़ लिख भी रहे हैं, लेकिन उदासीनता यहीं पर आके हो जाता है, यहीं पर हम उदासीन हो जाते हैं कि लोग, प्रतिनिधि खास करके, वह उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं जो इन बच्चे का भविष्य क्या होगा। और जब उनके पास काम नहीं होगा तो वो नशा के तरफ जाते हैं, नशा करते हैं। और आजकल बोलना भी थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि सभी पर ब्लेम चला जाता है बच्चे पर, क्योंकि बच्चे अपने ही हैं, लेकिन चूंकि उनके पास काम नहीं है तो वो गलत संगत में पड़ते हैं। काम होगा तो वो मुख्यधारा में जुड़ेंगे। काम तो इसीलिए उनको स्वरोजगार के अवसरों के लिए क्या है प्रोग्राम? वैसे ही जैसे महिलाओं के लिए आप कर रहे हैं वैसे ही युवाओं के लिए भी करें। युवाओं के लिए भी करना पड़ेगा, नहीं करने से तो हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मेरा भविष्य बर्बाद हो रहा है। भ्रष्टाचार इस देश की अहम समस्या है। गांव में आम सभा नहीं होता, वार्डों में आम सभा नहीं होता, लोगों के द्वारा चुने हुए योजना पर काम नहीं होता। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? आप अपने नेतृत्व में कैसे भ्रष्टाचार उन्मूलन करेंगे? भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात हमने इससे पहले भी किया है, पंचायत में घूम के किया है, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाह रहे हैं कि अभी तक जितनी भी स्कीम जनता के, या जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, जल नल है, शौचालय का दिया गया है, हर जगह बताया जाता है, जनता को बरगलाया जाता है कि यह ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार है, इसलिए यह पैसा आपको इतना लगेगा ही। तो अगर ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार है तो जब मैं प्रतिनिधि हूँ तो इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? मैं अगर उसके आवाज़ को दबाता हूँ पैसा वसूलने के लिए, तो यह हमको नहीं करना है। बल्कि अगर ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार है तो हम उस जनता से बात करेंगे कि आपकी योजना को हमको सही से लागू नहीं करने दिया जा रहा है, ब्लॉक स्तर पर पैसा मांगा जा रहा है। जब मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरे पीछे इतने हजारों जनता का सपोर्ट है, तो हम ब्लॉक को घेर देंगे। जो यह पैसा मांग रहा है, जनता का स्कीम है, उसको जनता को डायरेक्ट मिलना चाहिए, फिर भ्रष्टाचार किस बात का? तो हमको आगे आना होगा। और लोग नहीं बता रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि वहाँ अगर 500 रुपये खर्चा है तो यहाँ हमको 5000 वसूलना है। तो ऐसी मानसिकता होगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा कैसे? हम एक पैसा लेने की बात नहीं करते हैं और न कहीं देने की बात करेंगे। हम जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए उपलब्ध हैं और लड़ते रहेंगे। आप अपने क्षेत्र में वो 5 काम कौन सा करेंगे जो आपसे पहले कोई भी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस ओर आकृष्ट नहीं हुआ, और जनता के लिए वो बहुत ही जरूरी और बुनियादी सवाल है? आज तक जनप्रतिनिधियों को वो बेबुनियादी लगते थे। जी, सबसे बुनियादी क्वेश्चन पर आप आ गए हैं सर। बुनियादी क्वेश्चन यही है, सवाल यही है, जो खास करके हम जब महादलित बस्ती की तरफ जाते हैं, जहाँ पर उनको घर बनाने की जगह नहीं है, या किसी तरह घर बना के, छोटा छोटा घर बना के रहते हैं, लेकिन शौचालय वह नहीं बना सकते वहाँ। तो शौचालय जब नहीं बना सकते तो वहाँ पर कोई प्रतिनिधि उसके सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया आज तक, जिसकी वजह से खेत खराब होता है, सड़क गंदा होता है। स्वच्छता सबसे पहला मेरा मिशन है। इसके बाद दूसरा मिशन, हमारे बगल के गांव में ही बख्तियारपुर में चौड़ में पूरा जल जमाव है, और हमारे वर्तमान मुखिया जहां पर रास्ता था उस रास्ते को जाम करके अपना मार्केट बना चुके हैं। और जब जनता ने घेराव किया उनका, तो उन्होंने कहा जो यह नहीं खुलेगा बोलने वाले को गोली मार देंगे, जीभ खींच लेंगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग किए। जनता, कुछ लोग डर के भाग भी गई, और जिस वजह से वे आज पंचायती इलेक्शन में हाशिए पर चले गए हैं। उनका 6 कैंडिडेट हैं, हमको लगता है कि कहीं 6ठे स्थान पर वो चले जाएं, उनका स्थान वही होना भी चाहिए। ये 3 काम हुए। इसके अलावा डिग्री कॉलेज है आपकी पंचायत में? जी, डिग्री कॉलेज हमारे पंचायत में नहीं है। हमारे पंचायत में इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज से लड़कियों के लिए +2 स्कूल है? जी नहीं, लड़कियों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था नहीं है।
तो लड़कियों के लिए स्कूल की व्यवस्था। और हम पुस्तकालय है, पुस्तकालय जी पुस्तकालय बहुत पूर्व में था हमारे पंचायत में, अब ध्वस्त हो चुका है, उसका कोई नाम निशान नहीं। स्वास्थ्य केंद्र है या उप स्वास्थ्य केंद्र है आपके? जी उप स्वास्थ्य केंद्र एक है, लेकिन वो चल नहीं रहा है। ये अभी जो प्रतिनिधि है, इससे पूर्व के भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ तुलसी देवी इससे पूर्व में मुखिया थी, उन्होंने ऐसे जगह और उनके पति रामचंद्र ठाकुर उससे पूर्व में पंचायत समिति सदस्य थे, उन्होंने ऐसे जगह उस उप स्वास्थ्य केंद्र को बनवाया जहाँ पर आज बकरी चढ़ती है और कुत्ते वहाँ पर मौज करते हैं। उसको भी रेगुलर करना है, उसको भी रेगुलर करना है। इसके अलावा और कोई काम जो आपको लगता है कि प्राथमिकता होना चाहिए? खास करके मनरेगा से अगर किसान को हम उस अंदर की बात तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मनरेगा किसान के लिए ही बनाया ही गया है, किसान का खेत भी ठीक हो सकता है, लघु सिंचाई की व्यवस्था भी मनरेगा से करना है, आरी भी दुरुस्त करना है, रास्ता भी दुरुस्त करना है, ये सब काम मनरेगा में आता है। तो मनरेगा में आता है, तो इस मनरेगा को सड़क ठीक करने से, सड़क वगैरह बहुत ठीक हो चुका है, कहीं कहीं भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा हुआ है उसको करने में, लेकिन किसान के खेत में मनरेगा का मजदूर काम करे, यह मेरा पहला मुख्य मिशन होगा। ये गांधी के सपनों को साकार करने वाले वो चेहरे हैं जो जीविकोपार्जन के लिए अपने स्वरोजगार को अपनाते हैं और राजनीति को जनसेवा के लिए। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार।